तो गाइस सोचो, अगर हमें 15 सालों के लिए बिना बिजली के रहना पड़े तो क्या हम रह पाएंगे? क्या हम बिना बिजली के सरवाइव कर पाएंगे? तो चलिए हम यही देखते हैं इस मूवी में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें शिकागो शहर दिखाया जाता है, लेकिन इस देश के पास तो अभी बिजली थी। अब हम चार्ली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि कार्टून देख रही थी, और वहीं उसका छोटा भाई डैनी वो आईपैड में गेम खेल रहा था। उनकी मोम रेचल फोन पे किसी से बातें कर रही थी। तभी रेचल का हस्बैंड जो बेन होता है वो घर आता है घबराते हुए। वो अपनी वाइफ को बताता है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, और फिर रेचल उससे पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो फिर अचानक यहाँ से बेन के घर में बिजली जो होती है ब्लिंक करने लग जाती है, और उसके लैपटॉप में भी कुछ अननोन फाइल डाउनलोड होने लग जाती है। और फिर तभी बेन एक यूएसबी निकालकर अपने लॉकेट में लगा लेता है। दूसरी तरफ हम माइल्स को देखते हैं जो कि कार में होता है अपने फ्रेंड के साथ। उनके पीछे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं जो कि लाइटें ब्लिंक कर रही थी। सबकी लाइटें एक एक करके बंद हुई जा रही थी, और वो आसमान में प्लेन विजर क्रैश हो रहे थे। जमीन पर सारे ट्रांसफार्मर फटने लग गए थे। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैल गया। शिकागो शहर में इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, और जो शहर का टावर होता है वो भी एकदम काला पड़ गया। इसके बाद हम धरती को अंतरिक्ष से देखते हैं, जहाँ धीरे धीरे पूरे धरती की लाइट जो होती है गायब हो रही थी। पूरी धरती से लाइटें गायब और अंधेरा फैलता हुआ दिखाई दे रहा था, और चारों तरफ ऐसा माहौल हो गया था कि पूरा कैंडल लाइट डिनर का मूड बन रहा था। लेकिन आज की पीढ़ी जैसे जेन जी के लिए लाइट का ना होना बहुत बड़ी मुसीबत थी। और इसके बाद हमें एक स्टोरी सुनाई जाती, जिससे हमें पता चलता है कि इस बात को 15 साल से ऊपर हो गए हैं और अभी तक बिजली नहीं आई है, जिस वजह से बिजली से चलने वाली सारी चीजें बेकार हो गई थी। जिस वजह से लोगों की कारें, जो प्लेन थे, वो सारा कुछ बेकार हो गया था, जिस वजह से बहुत से नुकसान हुए। बीमारियां बहुत सारी आई पर उनका इलाज नहीं बना। आग लगी लेकिन आग बुझाने वाली गाड़ियां नहीं थी। फूड फैक्ट्रीज तो थी लेकिन वहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं था। सभी लोग हाथ से काम कर रहे थे, सारे लोग एग्रीकल्चर का काम करते थे। उस ब्लैकआउट के बाद जो यूनाइटेड स्टेट था वो 6 भागों में बट गया था। मुझे तो इनके नाम बोलने नहीं आते, आप स्क्रीन पे खुद ही देख लो। इन सभी शहरों के ऐसे हालात देखकर ज्यादातर जो लोग हैं वो तो कहीं और ही चले गए थे, इस शहर को छोड़कर, जिनमें से एक बेन और उसकी फैमिली भी थी, क्योंकि वो वहाँ के विलेज एरिया में रहने लगे थे। अब वो जहाँ पे रहते थे वो एक पीसफुल कॉलोनी थी, यहाँ पर कुछ 100 लोग आकर बस गए थे। अब उसके बच्चे, जिसका नाम डैनी और चार्ली था, वो भी बड़े हो चुके थे, लेकिन डैनी को अकेले रहना ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो अस्थमा की बीमारी से गुजर रहा है। सही एक दिन चार्ली अपने भाई के साथ जंगल में जाती है, जहाँ उन्हें एक अबेंडेड वैन मिलती है। चार्ली उसके अंदर जाती है और वहाँ उसे एक मिनी फ्रिज मिलता है। देखकर उसे अपने बचपन की याद आने लग जाती है, जब ब्लैकआउट के दिन उसने पिघली हुई आइसक्रीम खाई थी। एक दिन जब चार्ली हर दिन की तरह जंगल में चक्कर लगाने जाती है, तब मोनरो मिलिटिया, जो कि मोनरो की मिलिट्री टीम है, वो कॉलोनी के अंदर आते ही ढावा बोल देते हैं। मिलिटिया की कलाई पर एक टैटू गुदा हुआ था, जो कि उनकी टीम का एक सिंबल था, जिससे उन्हें पहचाना जा सकता था। वहाँ के लोग इस टीम को टैक्स के रूप में अपनी फसलें देते थे। बेन ये जानता था कि ये टैक्स से कहीं ज्यादा है, और बेन को ये भी लगता था कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, और इसीलिए वो अपने सबसे अच्छे दोस्त आरोन के पास जाता है और उसे वो लॉकेट दे देता है, जिस लॉकेट को हमने स्टार्टिंग में देखा था। बेन उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम इसे पूरा संभाल के रखना। तभी वहाँ पे मिलिटिया ग्रुप का लीडर आ जाता है, जिसका नाम टॉम निवेल होता है, और वो वैन को उसके साथ चलने के लिए कहने लग जाता है। वो उससे उसके भाई माइल्स के बारे में पूछने लग जाता है, जिस पर वैन कहता है कि वो माइल्स से पिछले 15 सालों से नहीं मिला है। वहाँ के सभी लोग देखते हैं कि सारे लोग जो होते हैं मिलिटिया ग्रुप के, वो डर के मारे अपने कदम पीछे लेने लग जाते हैं। तभी वहाँ डैनी आ जाता है और अपनी क्रॉसबो उन पे पॉइंट कर लेता है, और वो कहने लग जाता है कि अगर तुम मेरे डैड को लेके गए तो मैं एक एक की गर्दन उड़ा दूंगा। और गलती से वो ऐसा कर भी देता है, जिससे वहाँ मौजूद एक दुश्मन मारा भी जाता है। ये देखकर मिलिटिया के सारे लोग एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारी बंदूकें थी, इसलिए वो उनको मारने लग जाते हैं, जिसमें टॉम और बाकी लोगों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन डैनी को पकड़ लेते हैं वो लोग। कुछ देर बाद जब चार्ली अपने घर आती है, यहाँ वो अपने डैड को खून में लथपथ पाती है, और यहाँ पर वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, और वो उसे चार्ली को बताता है कि वो डैनी को वो अपने साथ ले गए हैं बंदी बनाकर। वो कहता है कि अब उनकी आखिरी उम्मीद माइल्स ही है, जो कि शिकागो में कहीं पे रह रहा है। चार्ली रोते हुए अपने डैड को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो बेचारा स्वर्ग सिधार जाता है। अपने डैड के ऐसे मरने से वो पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन उसके पास शौक मनाने तक का टाइम नहीं था। अपना सामान पैक करती है और अकेले बाहर निकलने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन मैगी और आरोन वो उसे अकेला नहीं जाने देते, और वो खुद उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोनों निकल पड़ते हैं।
उसके बाद तीनों खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए रात को आग जला के बैठ जाते हैं, जिससे तीनों के बीच बॉन्ड और ज्यादा मजबूत हो जाता है। अगले दिन सुबह उसे एक नेट नाम का लड़का मिलता है। वो उस लड़के को देखकर छुपने लग जाती है, लेकिन नेट सिर्फ उससे उसका नाम पूछता है और उसे जाने देता है, और उसके बाद वो चली जाती है। अगले दिन चार्ली और उसके फ्रेंड्स को टूटा फूटा प्लेन दिखता है, जो कि आप भी देखो मेरे साथ। अब वो तीनों इस प्लेन में रात गुजारने की सोचने लग जाते हैं। चोर आ जाते हैं जो कि तीनों को डराने लग जाते हैं। उनमें से एक बंदा चार्ली को उनसे दूर ले जाता है। फिर मैगी को यहाँ पे कुछ खतरा महसूस होता है। तभी जो हमारी मैगी होती है वो अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करने लग जाती है, और वो पता नहीं चोरों को कैसे विस्की पिला देती है, जिसके ठीक बाद वो उल्टी करने लग जाते हैं, और उल्टी करने के बाद वो मर जाते हैं। जिसने चार्ली को पकड़ा होता है उसको नेड मार देता है, और फिर अगली सुबह नेड उन तीनों के साथ जाता है। यहाँ पता लगता है कि वो भी उनके साथ शिकागो जा रहा है, और जो अपनी मैगी होती है वो उसे अपनी टीम में देख के कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि जो नेड था वो उनके लिए बिल्कुल अनजान था। और फिर वो चार्ली को वार्निंग देती है कि उसे ऐसे किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ देर बाद उसे याद आता है कि हर कोई इंसान बुरा नहीं होता। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और डैनी के पास जाता है, जो कि अपना ताला खोद रहा था, और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद उसे अस्थमा का दौरा पड़ जाता है, और वो एक घर के पास बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब उसकी आँख खुलती है तो उसे लड़की को देखता है जिसने कि उस पर गन पॉइंट करा हुआ था। फिर वो लड़की कहती है कि मैं ग्रेस हूँ, और वो कहती है कि तुम कहाँ से आए हो, जिस पर डैनी बताता है कि कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया था और उनसे बचता बचाता वो यहाँ पर आया है। और ये सुनने के बाद वो लड़की बंदूक नीचे कर लेती है और उसे अस्थमा के लिए वो दवाई देती है, और वो उसे बताती है कि ये उसके मरे हुए बेटे का है। इस तरफ ये चारों लोग शिकागो पहुंच चुके थे। यहाँ पर वो देखते हैं कि सारी बिल्डिंगें जो है प्लांट से कवर हो चुकी थी, और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मछुआरे हैं, और जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं उनको इन्होंने बैलगाड़ी बना दिया है। फिर वो सभी एक होटल में पहुँचते हैं, और फिर वो बारटेंडर से माइल्स के बारे में पूछते हैं। पहले तो वो कहता है कि मैं तो ऐसे किसी भी आदमी को नहीं जानता, लेकिन जब चार्ली अपने बेन पापा के बारे में बताती है तो फिर कहता है कि मैं खुद ही माइल्स हूँ। वो सभी से कहता है कि उसकी पहचान छुपा के रखना, और फिर वो अपनी भतीजे को अपने साथ ले जाता है कुछ प्राइवेट बात करने के लिए। अब चार्ली उसे अंदर जाके सारा कुछ बता देती है कि कैसे उसके डैड को मारा गया था, और डैनी को अपने साथ ले गए वो लोग किडनैप करके। फिर चार्ली उनसे इस सब का रीजन पूछती है। फिर माइल्स कहता है कि बेन जरूर कुछ ना कुछ तो जानता था उस ब्लैकआउट के बारे में। वो उसे बताता है कि जो मोनरो का टीम लीडर था वो पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता था, जिसके लिए उसे हथियारों की जरूरत थी, जैसे कि फाइटर प्लेन, टैंक्स और भी बहुत सारे खतरनाक हथियार। और क्योंकि बेन एक अकेला इंसान था जिसे ब्लैकआउट के बारे में पता था, और मोनरो को विश्वास था कि वो उससे निपट सकता है। ये सब सुनने के बाद चार्ली अपने भाई डैनी को लेकर और ज्यादा चिंतित होने लग जाती है, और अंकल से उसकी मदद करने के लिए कहने लग जाती है। लेकिन वो अचानक से उससे मना कर देता है कि मैं तुम्हारी हेल्प बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि उसका मानना था कि ये काम बहुत रिस्की हो सकता है, और वो कहता है कि मैं इस काम के बिल्कुल लायक नहीं हूँ। और फिर चार्ली नाराज होकर अपने ग्रुप के पास निकल जाती है। चार्ली बहुत गुस्से में होती है, और फिर वो अपने ग्रुप के पास पहुंच जाती है। नेड चार्ली को परेशान देखकर उसको मारने के मूड में जाता है माइल्स को। तभी हमें पता चलता है कि जो नेड होता है वो भी मोनरो मिलिटिया का बंदा है, जो कि चार्ली और उसके दोस्तों के साथ मिलकर माइल्स के पास पहुंचना चाहता था। ये जानकर हर कोई हैरान हो जाता है, लेकिन इससे पहले अगर वो कुछ कर पाते वो पहले वहां से भाग जाता है। अब मिलिटिया को उनकी जगह का पता लग गया था, लेकिन माइल्स वहां से जाने के लिए फिर भी तैयार नहीं हो रहा था, और वो कहता है मैं अकेला ही सारी टीम को मार दूंगा। चार्ली और बाकी लोग भी माइल्स की मदद करने के लिए तैयार थे, लेकिन माइल्स जो होता है पूरे गुस्से में कहता है कि यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से। कुछ ही देर बाद नेड के साथ बहुत सारे बंदे आ जाते हैं, आर्मी के बंदे आ जाते हैं, लेकिन माइल्स अकेला ही तलवारों का यूज करके बहुत अच्छी से लड़ाई करता है कि सबको मारने लग जाता है। बाद में चार्ली और उसके दोस्त वहां पे वापस आ जाते हैं और लड़ाई में उसके साथ शामिल हो जाते हैं। इसी बीच मिलिटिया के एक आदमी चार्ली को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से नेड आकर उसे बचा लेता है। कुछ ही देर बाद माइल्स जो होता है वो उसके कैप्टन को मार देता है, जिसके बाद माइल्स जो होता है वो डैनी को ढूंढने के लिए निकल जाता है सबको लेकर, जो कि अब सब खुश होते हैं। लेकिन माइल्स को अचानक से ब्लैकआउट दिन का जो होता है ना फ्लैशबैक दिखाई देने लग जाता है, और फिर हमें भी ये फ्लैशबैक दिखाई जाता है। यहाँ पर ये दोनों कार से बाहर निकलते हैं और हमें आगे जाके पता लगता है कि ये दोनों मैरीन पुलिस हैं। ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैरीन पुलिस होते क्या हैं, आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अंदर जाने के लिए उन्हें अपने बाजू पे बना हुआ एक एम नाम का टैटू दिखाना पड़ता था।
अब दोस्तों ये मूवी कुछ ज़्यादा ही लंबी है, इसलिए इसके 2 पार्ट में बनाने पड़ेंगे और इसका सेकंड पार्ट मैं कल अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।